समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। विधानसभा के सामने नौजवानों की इशूज को लेकर के हम लोगों ने महंगाई बेरोजगारी को लेकर आंदोलन किया, जेल भी गए। मानवर काशीराम जी जिन्होंने दलितों को जगा दिया, और श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जिन्होंने पिछड़ों को जगा दिया। अगर नेताजी प्रधानमंत्री बनते तो इस देश की तकदीर बदल जाती। मुलायम सिंह यादव जी उनकी नेताजी को नहीं बना पाए, लेकिन जीते जी हमारे जैसे लोगों का प्रयास होगा कि एक बार से अखिलेश यादव जी को इस देश का प्रधानमंत्री जरूर बनाने। गोली भी चलाने पर नेताजी ने थोड़ी चढ़ाया था, वो तो मुख्यमंत्री के सचिव ने नृपेंद्र मिश्रा ने स्पष्ट रूप से जो है स्वीकार किया है। चारा खाए मिश्रा, हाँ। जेल जाए पिछड़ा कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में हो गए जय श्री राम। बीजेपी एकदम खत्म हो गई थी, वो सब हम नहीं कहेंगे, लेकिन यह है कि भाई शुरू से ही तय था श्री अखिलेश यादव ही विरासत संभालेंगे। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए विश्वकर्मा समाज के बड़े नेता रामाश्रय विश्वकर्मा जी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, पूर्व एमएलसी रहे हैं और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। और इनके बारे में कहा जाए तो ये समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक थे आदरणीय नेताजी, उनके समय में उनके कैबिनेट में भी मंत्री रहे और अखिलेश यादव के साथ भी उनके कैबिनेट में भी मंत्री रहे और उनके साथ काम करने का इनको मौका मिला। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद। आप जिस समाज से आते हैं, विश्वकर्मा समाज से आते हैं, अति पिछड़े समाज है, तो राजनीति में आने का और फिर आपकी सबसे तो आपकी पढ़ाई लिखाई और आपका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा, उसके बारे में जानेंगे और फिर आगे की चर्चा करते जाएंगे। देखिए, हम आजमगढ़ ज़िले से में पैदा हुए थे और प्राथमिक शिक्षा आजमगढ़ ज़िले के इंटर कॉलेज में हुई थी। और क्योंकि पढ़ने में बहुत अच्छे थे, टॉपर थे, इसलिए हमारे माँ बाप ने हमको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए और वहाँ पर आईएएस से अधिकारी बनने के लिए भेजा था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जा कर के हमने जो है शिक्षा बीएससी भी किया, एलएलबी भी किया, एलएलएम में एडमिशन भी लिए, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहते थे। इसी बीच में हम सामाजिक सरोकार से जुड़ गए। पिछड़े वर्गों से है, विश्वकर्मा समाज है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके ऊपर उसमें काफ़ी उत्पीड़न हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, और इस तरह से लगातार जो है तो हम जो है उनकी आवाज़ उठाने लगे। और उनकी जब आवाज़ उठाने लगे तो धीरे धीरे राजनीति की तरफ प्रेरित किया। हाई कोर्ट में वकालत भी की। इसी बीच में हमारा जो संबंध माननीय नेताजी से हो गया। नेताजी उस समय राजनीति में कैसे मुलाकात हुई पहली बार नेताजी से उस समय आपकी? नेताजी जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गए, एक बार इलाहाबाद गए तो सर्किट हाउस में उस समय हम उनसे मिलने गए। क्रांति रथ लेकर के आए थे 1988 में, और 89 के चुनाव में फिर सरकार बनी थी। उसी समय काफ़ी बातें हुई, क्योंकि आजमगढ़ के थे जो चौधरी चरण सिंह जी का ज़िला कहलाता था, और हम समाजवादी नीतियों से और दलित पिछड़े वर्ग के जो है समस्याओं से वाकिफ़ थे, इसलिए नेताजी ने पसंद किया। दूसरे विश्वकर्मा समाज और पिछड़े वर्ग का होने के नाते और हाई कोर्ट का वकील होने के नाते उन्होंने कहा कि तुम राजनीति में आओ, तो है हमारे साथ काम करो। फिर हमने इलाहाबाद छोड़ करके नेताजी के साथ आ गए, और नेताजी ने जब पार्टी बनाई 4-5 नवंबर को, जब बेगम हजरत महल पार्क में सम्मेलन हुआ था, स्थापना सम्मेलन हुआ था 1992 में, तो उस समय जो है उस सम्मेलन में हम भी सम्मिलित थे। और एक तरह से मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी की स्थापना काल से ही हम सक्रिय राजनीति में नेताजी के साथ आ गए। पहले नौजवान थे तो युवजन सभा का स्टेट सेक्रेटरी बनाया, और उसके बाद फिर आंदोलन और तमाम पार्टी के तमाम पदों पर लगातार हम काम करते गए, और नेताजी जो है फिर हमको आगे बढ़ाते गए। तो इस तरह से नेताजी के संपर्क में रह करके नेताजी की साथ जो है उनके पीछे पीछे चल करके हमने राजनीति को सीखा, समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। विधानसभा के सामने
नौजवानों की इशूज को लेकर के हम लोगों ने महंगाई बेरोजगारी को लेकर आंदोलन किया, जेल भी गए, लाठीचार्ज भी हुआ, वो तमाम चीज़ें हुई। तो राजनीतिक शुरुआत जो है इस तरह से हुई और लगातार नेताजी के साथ लगातार काम करते रहे, उनके निर्देशन में काम करते रहे, चुनाव में भी लगातार भाग लेते रहे, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आज हम जो है यहाँ तक जो है इस स्थिति तक पहुँचे हैं, राजनीति के इस मुकाम तक जो है। अच्छा, क्या कारण रहा है कि विश्वकर्मा समाज से जो आज जिस मुकाम पर आप पहुंचे हैं, आपके कद का कोई और नेता अब तक जो है तैयार नहीं हो पाया, तो उसका कारण अब हो सकता है कि समाज से आपके जो राम आश्रय विश्वकर्मा जिस कद के नेता हैं, जिस ओहदे पे पहुंचे, और विश्वकर्मा समाज में उस तरह का और वो ख्याति नहीं मिली जो राम आश्रय विश्वकर्मा को मिली। देखिए, विश्वकर्मा समाज है बहुत पिछड़ा हुआ समाज और बहुत ही अनएजुकेटेड समाज, एक तरह से कह अपना काम धाम करने वाला लेबर क्लास था। विश्वकर्मा समाज की कोई पहचान भी नहीं थी। नेताजी ने हमें जब राजनीति में ले आए, हमें नेता बनाए, तब उन्होंने प्रेरित किया कि आप अपने समाज में जाओ, समाज के लोगों को जागृत को इकट्ठा करो और समाजवादी पार्टी से भी जोड़ने का काम करो। और 1998 में ऐसे समय में जब पूरे उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा समाज का कोई वजूद नहीं था, विश्वकर्मा समाज के लोग जानते नहीं थे, ऐसे समय में माननीय नेताजी ने हमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य बना करके, एक तरह से विधायक बना करके विश्वकर्मा समाज को राजनीति में हिस्सेदारी देने का काम किया। विधान परिषद में भेज करके हम पिछड़े वर्गों के सवाल को, किसानों नौजवानों के सवाल को, समाजवादी पार्टी की नीतियों को, नेताजी के सवाल को और जो है विश्वकर्मा समाज के उत्पीड़न अत्याचार को सवाल को लगातार हम उठाते रहे। तो एक तरह से विश्वकर्मा समाज को लोग तब जानने लगे कि विश्वकर्मा समाज है और रामाश्रय विश्वकर्मा कोई नेता है जो विधान परिषद में लगातार उनके मुद्दों को, चाहे उनके कारोबार हैं, लोहे लकड़ी का कारोबार हो, चाहे आरा मशीनों का सवाल हो या समाज के ऊपर उत्पीड़न अत्याचार का सवाल हो, विपक्ष में रह कर के हमने लगातार लड़ाई लड़ी। तो इस तरह से समाज की भी पहचान बनी, हमारी भी पहचान बनी। और जब 2003 में माननीय नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उस सरकार में हमें उस शिक्षा राज्य मंत्री बना करके पूरे देश में विश्वकर्मा का नाम जो है सम्मान जो है देने का काम किया कि कोई पूरे देश को मालूम पड़ा कि कोई राम आश्रय विश्वकर्मा भी है, विश्वकर्मा समाज से आते हैं। आपको ये ख्याति मिली समाजवादी पार्टी में, आप विश्वकर्मा समाज का होने के नाते। मुलायम सिंह यादव नेताजी ने जो एक गुलदस्ता बनाया था सभी जातियों का, उसमें पिछड़े समाज से भी थे, मुस्लिम समाज से भी थे, सब में, तो उसमें राम आश्रय विश्वकर्मा भी थे। लेकिन जब आपको मौका मिला, सरकार में आए, तो ऐसा विश्वकर्मा समाज के लिए कि आगे लेने, जैसे अभी आपने कहा कि पिछड़ा समाज था और अनएजुकेटेड था, तो उसके लिए आपने कुछ प्रयास ऐसे किए हों कि विश्वकर्मा समाज के लिए हमने आगे ले जाने के लिए कि समाज भी तरक्की करे? नहीं, निश्चित रूप से हमने काफ़ी प्रयास किया। जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष में रह करके हमने संघर्ष किया विश्वकर्मा समाज के, उनका विश्वकर्मा समाज के रोजगार का सवाल था, उनके लिए जो है कुटीर उद्योग लगाने, वर्कशॉप लगाने का सवाल था, ITI का प्रमाण पत्र देने का सवाल था, नौकरी और रोजगार देने का सवाल था, आरा मशीनों को जो स्थापित कराने का सवाल था, जो पुश्तैनी कारोबार हैं, लोहे और लकड़ी के कारोबार को जो है उसको उपलब्ध कराने का था। ये सारी चीज़ें, इनके लिए हमने लड़ा और हमने कहा कि जब कभी भी हमको मौका मिलेगा तो कानून बना कर के लागू करने का काम करेंगे। नेताजी मुख्यमंत्री बने, उस सरकार में हम उस शिक्षा राज्य मंत्री बने, तो हमने सबसे पहले माननीय नेताजी से अनुरोध किया कि 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा का पूजा दिवस जो पूरे देश में मनाया जाता है, सब लोग मनाने का काम करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के उद्योग कल कारखानों से लेकर के हर जगह मनाने का काम किया जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। और हम आभारी हैं माननीय नेताजी का
कि उन्होंने इस बात को मान करके विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। तो पूरे देश में चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी घोषित हुई। फिर जो गरीब लोग थे, जिनका मकान नहीं था, दुकान नहीं था, रोजगार करने का कोई साधन नहीं था, ऐसे लोगों को हमने जो है वर्कशॉप लगाने के लिए, कुटीर उद्योग लगाने के लिए हमने ग्राम सभा की ज़मीनों का पट्टा देने का शासनादेश सरकार से कराया। तो हजारों की संख्या में जो भूमिहीन विश्वकर्मा समाज के थे, चाहे लोहार का बेटा हो, बढ़ई का बेटा हो या शिल्पकार का बेटा हो, सबको ज़मीनें मिली और महंगी महत्वपूर्ण सड़क के किनारे महत्वपूर्ण ज़मीनें मिली। उस पर वो जो है उन्होंने उद्योग स्थापित किए, उनके कारोबार को आगे बढ़ाने का काम किया। शिक्षा विभाग में थे तो उनको हमने शिक्षा से जोड़ा, जागृति से पैदा करने का काम किया। नेताजी ने विश्वविद्यालय की फ़ीस को, डिग्री कॉलेज के फ़ीस को बहुत सस्ता किया ताकि गांव का गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा जो है कम पैसे में विश्वविद्यालय की पढ़ाई कर सके। तो उसमें तमाम पिछड़ी जात के लोग, चाहे विश्वकर्मा है, प्रजापति है, नाई है, चौरसिया, साहू, तेली, पाल, निषाद, मौर्य, कुशवाहा, राजभर, चौहान, सभी जातियों के लोग प्रभावित उससे जो है लाभान्वित हुए और हमारा समाज भी लाभान्वित हुआ। तो एक जगह, एक तरह से जहां हम राजनीति के जो है हिस्सेदारी के लिए समाजवादी पार्टी ने देने का काम किया, जिसको बाद में जब श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उसको और आगे बढ़ाने का काम किया। हमने जो है सामाजिक मुद्दों पर जो है सरकार से आदेश करा करके समाज को सम्मान दिलाने का काम किया, नौजवानों को नौकरी रोजगार से जोड़ने का काम किया। तो इस तरह से विश्वकर्मा समाज जो है एकजुट हुआ और समाजवादी पार्टी से जुड़ा और समाजवादी पार्टी को वोट दे करके समय समय पर सरकार भी बनाने का काम किया। तो इस तरह से विश्वकर्मा समाज की एक राजनीतिक शुरुआत हुई, सत्ता में, सरकार में भागीदारी देने की शुरुआत हुई। आप नेताजी की नर्सरी से निकले नेताओं में शुमार हैं। नेताजी के साथ काम करने का मौका भी, नेताजी की पुण्यतिथि 10 अक्टूबर को हुई है। तमाम लोग याद करते हुए कैमरे के सामने भावुक हुए, तमाम स्मृतियां, अपनी यादें साझा करते हैं। ऐसी आपकी कोई याद है नेताजी के साथ कि जो आज भी आपको वो याद करती हो, या दिल में ऐसी कोई ठसक रह जाती है कि नेताजी ने हमारे लिए ऐसा किया था, या मैं नेताजी से ये बात नहीं कह पाया? कोई ऐसा नहीं, किस्सा? देखिए, नेताजी जो है वो कार्यकर्ता बनाते थे, नेता बनाते थे। सामान्य गरीब घरों के लोगों को और अति पिछड़ी जाति, दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, वंचित हो, ऐसे लोगों को, किसान के बेटों को, ऐसे लोगों को वो जो है जिनमें प्रतिभा होती थी, नेताजी उनको जो है पकड़ते थे, उनको राजनीति में लाते थे, उनको नेता बनाने का काम करते थे। कोई नेताजी के साथ आपकी याद कहानी? और इस तरह से जो है उन्होंने किया। यहाँ तक कि जब वो रक्षा मंत्री थे उस समय हम एक कार्यकर्ता थे, तो कार्यकर्ता थे तो उन्होंने कहा कि जो है हमारे साथ चलो इलाहाबाद। तो हम उनकी जहाज़ में बैठ कर गए। तो वो जो फिर जहाज़ में हम और दोनों लोग बैठे थे, तो एक बार उन्होंने नज़र खिड़की से नीचे की तरफ देखा, काफ़ी ऊपर जहाज़ था। और दूसरी बार उन्होंने हमसे कहा फिर जो है कि रामा से तुम पूरे प्रदेश का दौरा करो, ये जो है तुम्हारे काम आएगा। हमने पूरे उत्तर प्रदेश का, कोई ऐसी विधानसभा नहीं है, कोई ऐसी तहसील नहीं है, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है कि जहाँ पर हमने न दौरा किया हो, और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो हमको न मालूम हो। तो इस तरह से राजनीति में स्थापित करने के लिए और फिर आगे बढ़ाने के लिए, कि हम कुछ नहीं थे लेकिन रक्षा मंत्री होकर के अपने साथ लेकर चलते थे, जहाज में लेकर चलते थे। जब मुख्यमंत्री हुए तो जो है अपने साथ हेलीकॉप्टर में बैठा कर लेकर चलते थे, केवल हमें नहीं बल्कि तमाम उन पिछड़ी जात के लोगों को, जिनको सत्ता से सरोकार नहीं था, राजनीति में जिनकी हिस्सेदारी नहीं थी, जो लोग बहुत पीछे थे, ऐसे लोग जो है, ऐसे बिरादरी के लोगों को जो है नेताजी ने, नाई को भी, प्रजापति को भी, साहू को भी, तेली को भी, राम नारायण साहू को राज्यसभा भेजा, दयाराम प्रजापति को MLC बनाया,
हमें एमएलसी हम बनाया, गायत्री को बनाया, और इसी तरह तुलसीराम चौरसिया को मंत्री का दर्जा दिया। इसी तरह से हर बिरादरी के लोगों को जो अछूते थे राजनीति से, सरकार से, उनको उन्होंने सत्ता में ला करके बैठाने का काम किया। और मुझे आज कहने का ये जो है फक्र है कि नेताजी ने हम पिछड़ी जातियों की पहचान बनाई, और नेताजी ने जो आज पूरे देश में जो पिछड़ों में जागृति आई है, वो जागृति का कारण जो नेताजी हैं, और आज जो पिछड़े वर्गों का पूरे देश में सम्मान है, सिर्फ और सिर्फ नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की जगह। इस देश में दो महापुरुष ऐसे पैदा हुए हैं, एक मानवर काशीराम जिन्होंने दलितों को जगा दिया, और श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जिन्होंने पिछड़ों को जगा दिया। जगाया तो उन्होंने किसानों को भी है, गरीबों को भी है, लेकिन पिछड़ों के इसलिए कह रहे हैं कि आज पिछड़ों की जो इतनी बड़ी फौज दिखाई दे रही, एमपी एमएलए दिखाई दे रहे हैं, मंत्री दिखाई दे रहे हैं, ये नेताजी की देन है। और अन्य पार्टियों की भी मजबूरी हो गई कि वो भी जो इनको हिस्सेदारी दें। अगर नेताजी ने ये न किया होता तो आज हमारे जैसे या हमारे समकक्ष के पिछड़ी जात के किसी भी आदमी को जो है आज सत्ता सरकार में कहीं पर जाने का मौका नहीं मिलता। 27% आरक्षण लागू करके उत्तर प्रदेश में वो तमाम जो पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के जो आज प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत बन के आ रहे हैं, उसका भी श्रेय नेताजी को जाता है। निश्चित रूप से जब मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस समय हम भी जो है आंदोलन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए जेल गए थे। नेताजी उस समय मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए संघर्ष किया था, रैलियां की थी, और जेल भी सब लोग जाने का काम किए थे। मंडल कमीशन लागू हुआ, वो भी नेताजी के दबाव की वजह से लागू हुआ। लालू यादव, नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव और देवीलाल जी के दबाव से जो है जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने प्रधानमंत्री रहते, उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। 1994 में जब गठबंधन की सपा बसपा की सरकार बनी तो नेताजी ने मंडल कमीशन की संस्तुतियों को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम किया। 27% आरक्षण सरकारी नौकरियों में लागू किया, और सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि उन्होंने शिक्षा में लागू करने का काम किया। बड़े पैमाने पर जो पिछड़ी जात के लोग, जो मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है और यूनिवर्सिटी है, तमाम प्रोफेशनल कोर्स में जो एडमिशन नहीं ले पाते थे, 27% का कोटा लागू करने बड़ी संख्या में लोग जो है पढ़ने लगे। और उसके बाद फिर उन्होंने पंचायतों में आरक्षण लागू किया। तो उसी का नतीजा है कि आज जो है पिछड़े वर्ग के लोग ऐसे जिनका वोट भी नहीं होता था, ऐसे लोग जो है कोई चेयरमैन बना, कोई नगर पालिका का चेयरमैन बना, कोई जिला पंचायत का चेयरमैन बना, कोई ब्लॉक प्रमुख बना, कोई टाउन एरिया का चेयरमैन बना। ये नेताजी की देन है। नेताजी ने अगर 27% का आरक्षण सरकारी नौकरियों से लेकर के पंचायतों तक लागू करने का काम न किया होता तो आज हमारी बिरादरी का एक ग्राम प्रधान भी नहीं बन सकता। ये जो आपने काम गिनाए, ये नेताजी के मुख्यमंत्री रहते हुए और उन्हें मौका मिला मुख्यमंत्री होने का। एक बार ऐसा भी समय आया कि वो प्रधानमंत्री बनने से चूक गए, बनते बनते रह गए। आप कल्पना करते हैं अगर वो प्रधानमंत्री बने होते तो आज देश में कौन सी ऐसी क्रांति आ गई होती है आपके हिसाब से, पिछड़ों के लिए या दलितों के लिए, किस क्षेत्र में? तो अगर नेताजी प्रधानमंत्री बनते तो इस देश की तकदीर बदल जाती। मुलायम सिंह यादव जी उनकी जो है थोड़े दिनों के लिए रक्षा मंत्री बने थे, और पूरा देश जो है और देश की सेना आज भी नेताजी को याद करती है। उन्होंने जो कानून परिवर्तन किया, जो शहीद होते थे उनकी बॉडी को जो है घर तक पहुंचाने का काम किया, सरकार से जो है उनके परिवार को मदद करने का काम किया। ये इतना बड़ा काम हुआ कि पहले पेंशन और टोपी आती थी अगर कोई जो है जवान शहीद हो जाता था सीमा पर तो, और डेड बॉडी नहीं आती थी। लेकिन आज जो है नेताजी ने पूरा कानून बदल दिया, जिसकी वजह से सेना में इतना हौसला बढ़ा, और सेना के लोग आज भी जो है नेताजी नहीं है लेकिन उनको याद करते हैं। एक समय आया, अब वो परिस्थितियाँ क्या हुई, कैसे हुई, उसको नहीं जानना चाहते। अगर प्रधानमंत्री बन गए होते
तो हम इस देश की तकदीर बदल जाती, किसानों की तकदीर बदल जाती, पिछड़ों, दलितों, उपेक्षितों की जो है ये इनकी तकदीर बदल जाती। और आज जो सब दिखाई दे रहा है, जितनी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं इस बीजेपी सरकार से, और जो सारी चीज़ें थी वो सब चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो ये जो है बहुत बड़ा सपना था हम लोगों का। जब सम्मेलन होते थे, सम्मेलनों में ज्ञानेश्वर मिश्रा जी कहते थे कि जो है समाजवादियों का सपना है कि एक बार दिल्ली के लाल किले पर मुलायम सिंह यादव झंडा फहराएं। तो हम लोग कहते थे और ये उम्मीद थी कि हम लोग जो है नेताजी को प्रधानमंत्री बना लेंगे। वो सपना हमारा अधूरा रह गया। उस सपने को हम लोग इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी में देखते हैं कि हम नेताजी को नहीं बना पाए, लेकिन जीते जी हमारे जैसे लोगों का प्रयास होगा कि एक बार से अखिलेश यादव जी को इस देश का प्रधानमंत्री जरूर बनाने का काम करें। आपने नेताजी के बारे में इतना सारा बताया कि तमाम जो जातियों को, छोटी जातियों को, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को उन्होंने तमाम जगह हिस्सेदारी, भागीदारी तय करने का काम किया। लेकिन मुलायम सिंह यादव पर मुल्ला मुलायम से लेकर यादववाद तक का भी एक आरोप लगा, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जब कोई भी गरीबों के हित में, पिछड़ों के हित में काम करेगा, जो सामंती सोच के लोग हैं, जो फिरका परस्त ताकते हैं और जो पूंजीवादी ताकते हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, तो वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं। नेताजी ने वही किया जो मुख्यमंत्री के पद पर रहते उनका संवैधानिक दायित्व था। वो जो नेताजी ने किया था जो है, और उस दायित्व को पूरा करते हुए अगर बाबरी मस्जिद पर जो लोग चढ़े, पर गोली चलवाना भी कुछ अगर जो है कारसेवकों को गोली भी चलानी, पर नेताजी ने थोड़ी चढ़ाया था। वो तो मुख्यमंत्री के सचिव ने, नृपेंद्र मिश्रा ने स्पष्ट रूप से जो है स्वीकार किया है, वो तो उनके आदेश से चला था और बदनाम नेताजी हुए। आप जो है नृपेंद्र मिश्रा आज भी हैं और उसी ट्रस्ट में है, मंदिर ट्रस्ट के, जिन्होंने जो कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो ये प्लान था? नहीं, जो भी हो, एकाएक भी हो सकता है, प्री प्लान जो भी हो, लेकिन ये नेताजी नहीं किया, बदनाम नेताजी को किया गया। ये जो है, ये एक प्लान के तहत बदनाम करने का, जिस तरह से बिहार में चारा चोरी का आरोप लालू यादव पर लगता है और कहा जाता है कि उसमें जो मिश्रा जी थे। हाँ, निश्चित रूप से ये जो जब कोई पिछड़ी जाति का, दलित का, गरीब का, किसान का बेटा जब आगे निकलता है, राजनीति में बढ़ता है या बड़े पोस्ट पर जाता है, तो बड़े लोगों के बर्दाश्त नहीं होता। वो कोई न कोई आरोप लगा करके उनको जो है फिर बदनाम करने, उनको पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं। बिहार का चुनाव हम जो है एक घटना याद दिलाते हैं कि नेताजी ने एक बार हमसे कहा था कि इटावा, जब नेताजी राजनीति किए तो वो जो है बहुत ही जो है कुशल राजनीतिक थे और बहुत ही माने तेज राजनेता थे। तो इटावा के ब्राह्मण लोग कहते थे कि मुलायम सिंह यादव के घर में नहीं बल्कि ब्राह्मण के घर में पैदा होना चाहिए था, इतना तेज आदमी है, इतना बुद्धिमान आदमी है। और नेताजी ने कहा कि जो लोग उनकी तारीफ करते थे, जब 89 में पहली बार मुख्यमंत्री नेताजी जो है मुलायम सिंह यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, उन्हीं जो है लोगों ने जो तारीफ कर रहे थे, उन्हीं ने नेताजी के खिलाफ इतनी मोटी किताब छपा करके इनको जो है इनके खिलाफ बांटने का काम किया कि मुलायम सिंह ऐसे आदमी है, ऐसा किया वैसा किया, बदनाम करने की कोशिश की। तो ये जो है एक तरह से ये है कि जब कोई गरीब आदमी, गरीब का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़े का बेटा या किसान का बेटा जब आगे बढ़ता है, तो सामंती सोच के लोग हैं, पूंजीवादी ताकतें हैं और जो आपके मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं होता, तो वो कहीं न कहीं बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का बिहार में इलेक्शन चल रहा है, इस तरह से लालू यादव के साथ भी यही हुआ।
अब चारा घोटाले में कितने लोग पकड़े गए? जगन्नाथ मिश्रा को बेल और लालू यादव को जेल। आप देख रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बिहार में एक नारा चल रहा है इस समय, बिहार चुनाव है कि चारा खाए मिश्रा और जेल जाए पिछड़ा। तो ये मैं इसी पे आ। तो ये जो है ये बहुत बड़ी लड़ाई है, आज की नहीं है, सदियों से लड़ाई है। एक दिन की थोड़ी, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, जो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, यही तो है व्यवस्था परिवर्तन। केवल सरकार बनने से या हमारे मंत्री हो जाने से तो व्यवस्था परिवर्तन नहीं, सरकार परिवर्तन हो सकता है, कुछ लोगों का तकदीर परिवर्तन हो सकता है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन तो नहीं हो सकता। व्यवस्था पर तो अभी वही लोग काबिज हैं। अब वो लोग अगर काबिज हैं तो उनकी सोच तो यही है कि ये दूसरे लोग कैसे आ गए। इसलिए समय समय पर हम लोगों के खिलाफ या हमारे ऐसे लोगों के खिलाफ जो साजिशें भी होती रहती है, ये जो होती रहती है, इसलिए जो है ये जो आप कह रहे हैं ये पूरा सिस्टम का सवाल है ना। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, विदेश में पढ़े हैं, इंजीनियरिंग पास हैं, उनके कितना योग्य नेता कोई नहीं है पढ़ा। उनका विजन इतना बढ़िया है कि 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए जो इन्होंने ऐतिहासिक काम कर दिए वो आज तक जो कोई सरकार उसको नहीं दोहरा पाई। लेकिन वही अखिलेश यादव जी हैं, जब मुख्यमंत्री आवास को छोड़ते हैं तो योगी आदित्यनाथ या सामंती सोच के लोग या ब्राह्मणवादी व्यवस्था के सोच के लोग उनके जो है आवास को गंगा जल से धुलवाते हैं। गौरी शंकर मंदिर में पूजा करने कन्नौज में जाते हैं तो वहाँ के ब्राह्मण लोग जो है जब जो है उसको गंगा जल से धुलवाते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इतने योग्य आदमी केवल जात की वजह से ना चोर बना दिया गया हो ना। और जो है ये कितनी बड़ी साजिश की कि ये इतना ही नहीं करते हैं, ये धुलवाने के काम नहीं करते, आपका चरित्र हनन करते हैं। बहुत बड़ी साजिश करके श्री अखिलेश यादव जी के चरित्र हनन करने की कोशिश की। बताइए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, इतने बड़े घर का आदमी, इतने बड़े बाप का बेटा, क्या टोटी चुरा सकता है? लेकिन ये सामंती व्यवस्था, ये पूंजीवादी जो है सोच के लोगों ने किस तरह से साजिश करके चरित्र हनन करने का काम किया है ना, चरित्र हनन करने का काम किया है। तो ये आमत नहीं हुआ, ये गौतम बुद्ध के साथ हुआ। यही जो है जितने भी महापुरुष पैदा हुए सभी के साथ इस तरह की साजिशें होती है। तो ये इस देश की सामाजिक व्यवस्था है, ये ब्राह्मणवादी सोच है जो समय समय पर लोगों को जो चरित्र हनन करके उनको पीछे ढकेलने का काम करती है। अम्बेडकर के साथ ही हुआ, किसके साथ नहीं हुआ। अच्छा, फूलन देवी पर आते हैं। नेताजी मुलायम सिंह के समय, उस समय की जब फूलन देवी खूंखार डकैतों में नाम, फाइलों में खूंखार डकैत थी, 21 लोगों को लाइन में खड़ा करके जो है गोली मारने का उनके ऊपर आरोप था, जेल में थी। वो एक बड़ा फैसला था कि उनका मुकदमा वापस लेना और फिर जो है सांसद तक भेज देना। देखिए, ये जो है फूलन देवी एक निषाद बिरादरी की पिछड़े वर्ग की महिला थी और उसका कितना बड़ा अन्याय हुआ। उसको 72 घंटे एक कमरे में बंद करके लगातार उसके साथ बलात्कार किया गया। अब उस महिला की स्थिति समझो जिसके साथ 72 घंटे लगातार बच्चे से लेकर बूढ़े तक बलात्कार करते रहे और किस तरह से वो जिंदा रही। हम तो उसकी हिम्मत को दाद देते हैं। और जो है उसके साथ क्या नहीं हुआ, नंगा उसको गांव में घुमाया, क्या क्या किया, तो उसकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं था। और अगर उसने प्रतिकार लिया, अगर उसने जो है जिन लोगों ने उनके साथ जो है अत्याचार किए थे तो प्रतिकार लिया, जो लोग अत्याचार किए थे उनको कोई कुछ नहीं कह रहा है। यह है सामंती सोच। उनको कोई नहीं कहा कि वो अपराधी हैं। एक जो है निर्बल महिला के साथ बलात्कार किया, लेकिन इन्होंने अगर जो है अपने अपमान का अगर बदला लिया तो इनको डकैत घोषित किया जाता है, इनको जो मुकदमे लगा कर जेल में बंद किया जाता है। इतने ही अपराधी तो वो लोग भी थे। श्री मुलायम सिंह यादव जी इस धरती के इतने बड़े महापुरुष हैं और कि उन्होंने
उस जो है महिला की, निषाद बिरादरी की महिला के दर्द को समझा और उन्होंने उनके मुकदमे वापस लिए, उनको जेल से निकाला और जेल से निकाला ही नहीं बल्कि मिर्ज़ापुर से सांसद लड़ा करके एमपी बना करके लोकसभा में भेजने का काम किया। जो अपमान जो है बड़ी जात के लोगों ने अपमानित करने का काम किया था, श्री मुलायम सिंह यादव जी ने उस महिला को सम्मानित करके लोकसभा में भेजने का उस काम दौर किया। में ये काम तो एक बड़े कलेजे वाला व्यक्ति ही कर सकता था। निश्चित ऐतिहासिक काम था, बड़ा कलेजा, बड़ा निर्णय था और तमाम आलोचनाएं नेताजी झेलनी की पड़ी उस समय। आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी, लेकिन नेताजी कोई सामान्य आदमी नहीं थे। हमको भगवान की अगर संज्ञा दे तो भगवान की भी संज्ञा दी जा सकती है। इतने बड़े महापुरुष थे कि उन्होंने अत्याचार को जो है बर्दाश्त नहीं किया, जिसके ऊपर अत्याचार होता था उसको भी नहीं बर्दाश्त करते थे और उस अत्याचार से उस महिला को निकाल करके इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया था। आज ही मैं सदन का एक उनका भाषण सुन रहा था, फूलन देवी का, अब याद आ गया मुझे। तो वो ये कहते हुए नजर आ रही थी कि जब बसपा की गवर्नमेंट बदली है तो फिर से उनके मुकदमे शुरू किए गए और बसपा गवर्नमेंट में, और उन्होंने कहा कि अगर मैं सदन में कहा कि अगर मुझे जो है मेरे साथ न्याय नहीं होता और मुझे इस तरह परेशान किया जाता है, मैं अपने क्षेत्र मिर्ज़ापुर नहीं जा पा रही हूँ, अगर मुझे परेशान किया मैं कांसी राम के दरवाजे पर जाकर आत्महत्या कर लूँगी। निश्चित रूप से ये सरकार ने इनकी सिक्योरिटी हटा दी थी जी। और इनको वो खतरा था लगातार। इन्होंने दरख्वास्त भी दिया था कि जो है मेरी हत्या भी हो सकती है, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी, जिसका नतीजा हुआ कि जो है उसी सामंती सोच के लोगों ने फूलन देवी की हत्या कर दी। तो इतना नहीं क्यों आलोचना सहना पड़ता है पिछड़े वर्ग के लोगों को, बल्कि उससे आगे जा कर के अपमानित करें बात अलग है, लेकिन उसके आगे जा कर के ये लोग हत्या भी करा सकते हैं कि अगर आप जो है उनके अवरोध को पार करते हैं तो हत्या भी करा सकते हैं। फूलन देवी के ही समाज से निषाद जी हैं, संजय निषाद जी आते हैं, सदन में खड़े होकर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने फूलन देवी की हत्या करवाई। इस पर क्या कहें? संजय निषाद तो उस समय पैदा भी नहीं थे जिस समय जो फूलन देवी का जो है हम लोगों ने मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़ा करके दिया। और ये मैं समझता हूँ कि 1994-95 की बात होगी जिस समय ऐतिहासिक फैसला लिया गया था, उनको निकाला गया था जेल से। जो है संजय निषाद उस समय कहाँ थे, हम पूछना चाहते हैं। ये वही संजय निषाद है ना जो 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 17 अति पिछड़ी जातियाँ जिसमें राजभर हैं, प्रजापति हैं, निषाद हैं, कश्यप हैं, बिंद हैं, मल्लाह हैं, केवट हैं, इनको अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा 2016 में। 14 से जो है बीजेपी की सरकार है, उसने जो है प्रस्ताव को, यहाँ के प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार नहीं किया क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहते थे। संजय निषाद ने उस समय आरोप लगाया था, आंदोलन करके निषादों को ये कह के इकट्ठा किया था कि वो कभी सरकार में आएंगे तो उनको अनुसूचित जाति का आरक्षण लागू कराने का काम करेंगे। आज 10 साल से हैं सरकार में, मंत्री भी हैं। अब वो जो है निषाद का आरक्षण क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं? तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो चाहे संजय निषाद हैं, जो अपनी बिरादरी के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। वादा जब सरकार में नहीं रहते हैं, वादा क्या करते हैं कि सरकार में आएंगे तो आपको अनुसूचित जाति का आरक्षण देंगे, आपके लड़कों को नौकरी रोजगार का प्रबंध करेंगे, और सरकार में बैठ करके ये लोग जो है केवल अपने बेटे को आरक्षण देते हैं और समाज को भूल जाते हैं। तो इसके बारे में क्या कहा जाए? जो है ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए जिनका कोई नीति न सिद्धांत है, न लोक लाज है, न हया है, केवल वो अपना पेट भर रहे हैं, अपने परिवार का पेट भर रहे हैं, और समाज तो वहीं आज भी मर रहा है जहाँ पहले मर रहा था। आप विश्वकर्मा समाज के बड़े नेता हैं और आपको पूरा समाज अपना नेता मानता है, और आपके नेतृत्व में आप सदैव जहाँ आप रहे हैं, जहाँ आपने आह्वान किया, आपके नेतृत्व में उस पार्टी को वोट करने का भी काम किया, समर्थन करने का काम किया। तो कभी बसपा जब अपने यहाँ पर अस्तित्व में थी, ठीक ठाक जब पक्ष में थी, विपक्ष में थी,
आज भाजपा, तो कभी बसपा की तरफ से या भाजपा की तरफ से ऑफर आया कि राम आश्रय जी आ जाइए, हम आपको मंत्री बना देंगे, विधायक बना देंगे? कहाँ वहाँ विपक्ष में पड़े हैं? आते रहते हैं, बहुत आते रहते हैं और पहले से भी आते रहे। तो उस समय आया था जब मनोहर काशीराम जी थे और मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई थी पहली बार। जंग बहादुर पटेल जी उसमें बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि आप जो है, उस समय में एक सिंपल कार्यकर्ता था, तो उस समय उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ चलो, हम मानवर जी से मिलाते हैं और आपको एमएलसी बनवा देंगे, आप कहाँ यहाँ समाजवादी पार्टी में पड़े हो। मैंने कहा कि मैं मुलायम सिंह यादव का साथ नहीं छोड़ सकता, मैं समाजवादी पार्टी में ही रहूँगा, चाहे कुछ बनूँ या ना बनूँ। तो मैंने बहुत पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। तो आज तक के ऑफर का कोई मतलब ही नहीं मेरे सामने। मैं तो कैडर हूँ, मैं नेताजी का कैडर हूँ और समाजवादी पार्टी की स्थापना से लेकर के आज तक हमने सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, हमने आंदोलन किया है, लाठियाँ खाई हैं, हम जेल गए हैं, हमारा खून बहा है इसी पार्टी को बनाने के लिए। नेताजी के नेतृत्व में अखिलेश यादव जी के साथ रह करके समाजवादी पार्टी को हमने मजबूत किया है। तो कोई अपना घर मजबूत करता है तो उसको थोड़ी उजाड़ देता है, हमें चाहे कुछ मिले या नहीं मिले। लेकिन हमें इस बात का जो है, हमें गर्व है कि हम समाजवादी हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के विचार के हैं और आज वो नहीं है तो जब तक रहेंगे उनके विचारों को आगे बढ़ाते रहेंगे, समाजवादी पार्टी में रहेंगे। बिल्कुल। अरे मुलायम सिंह यादव की कैबिनेट में आप रहे, अखिलेश यादव की कैबिनेट में, दोनों के काम करने में क्या अंतर आपको लगा? और बेहतर मुख्यमंत्री की अगर दोनों में तुलना की जाए कि बेहतर मुख्यमंत्री आपकी नज़र से कौन रहा? देखिए, दोनों की परिस्थितियाँ अलग थी। नेताजी अपनी परिस्थितियों में जब मुख्यमंत्री बने थे तो बेहतर मुख्यमंत्री थे, और श्री अखिलेश यादव जी जब बाद में दूसरी परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बनते, बदलते हुए परिवेश में मुख्यमंत्री बने, तो उनसे अच्छा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी साबित हुए आज जो है। तो इसलिए तुलना नहीं की जा सकती है। अपने युग के वो अच्छे मुख्यमंत्री थे और अपने युग के ये अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। मायावती जी के कार्यकाल के बारे में? उनके कार्यकाल के बारे में क्या कहें, सब जग जानता है। और समझिए, हमें तो जेल भी जाना पड़ा था मायावती जी की सरकार में संघर्ष किया। स्टेट गेस्ट हाउस कांड का मुजरिम बनाया था हमको। आप भी थे उसमें पहले मुजरिम तो हम ही थे। क्या मामला था पूरा, जरा एक बार? कोई मामला नहीं था, ये सब भाजपा की साजिश थी। गेस्ट हाउस भाजपा और आरएसएस के लोगों ने ये सपा बसपा गठबंधन को तोड़ने के लिए प्लान रचा था। हुआ ये कि मायावती जी गेस्ट हाउस में विधायकों को बुला कर मीटिंग कर रही थी और सरकार से समर्थन वापस लेने की जो है उसमें बात कर रही थी। बहुजन समाज पार्टी के कम से कम दर्जनों विधायक ऐसे नहीं चाहते कि ये सरकार गिरे जो दोनों गठबंधन से बने, क्योंकि ये पिछड़ों और दलितों का है, ये बहुत बड़ी उम्मीद थी और ये उम्मीद जो है वो तोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पर गेस्ट हाउस में उन्होंने कैद कर रखा था। हम लोग यूथ के थे, युवजन सभा के थे, हम लोग जो है, हम लोग गए, बाहर नारा लगाने लगे, कहीं कुछ नहीं, कोई मारपीट नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ। केवल हम लोग घेरे रहे, नारा लगाए कि आप उन विधायकों को रिहा करिए, अगर वो मुलायम सिंह यादव जी के यहाँ जाना चाहते हैं जाने दीजिए, मुख्यमंत्री हैं, जो आपके साथ रहना वो आपके साथ रहे, जो वहाँ जाना चाहते हैं वहाँ। बस यही हुआ था, इसका कुछ नहीं हुआ था। लेकिन बीजेपी ने इसको इतना हाई प्रोफाइल से इतना ज़्यादा दुष्प्रचार किया कि वहाँ पर जो है जान से मारने की कोशिश की गई, ये किया गया। ये साड़ी कहाँ पहनती है मायावती? कहा जाता है कि साड़ी नहीं पहनी थी वो, साड़ी कभी पहने हुए देखा है? साड़ी वो पहनती ही नहीं, कभी नहीं पहना साड़ी उन्होंने। नहीं कभी नहीं, उस समय तो नहीं पहनी थी। जब कोलकाता रहती थी काशीराम जी के साथ, कभी पहना होगा तो पहना होगा, लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ तब से उनको साड़ी में नहीं देखा जो ड्रेस पहने। लेकिन एक खबर ये भी चलती है, ये भी कहा जाता है कि अंदर खाने खबर होती है कि उसी गेस्ट हाउस कांड के बाद उन्होंने साड़ी पहनना छोड़ दिया। क्या ये तो बीजेपी की जो है दुष्प्रचार है।
दुष्प्रचार है। बीजेपी का। इसमें आरएसएस लगी थी, बीजेपी लगे थे, मुरली मनोहर जोशी को लगाया गया था, ब्रह्मदत्त द्विवेदी को लगाया गया था और कई लोगों को लगाया गया था कि किसी तरह से ये गठबंधन तोड़ो। तो दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों की एक बड़ी एकता थी, जो ये नारा लगा था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में हो गए जय श्री राम। बीजेपी एकदम ख़त्म हो गई थी। तो ये बहुत बड़ी साजिश हुई, आरएसएस के दफ्तर में इसकी प्लानिंग हुई नागपुर में, कर लागू करने के लिए कुछ लोगों को लगाया गया, किसी तरह एक गठबंधन तोड़ दो। तो मुलायम सिंह यादव जी को प्रभावित कर नहीं सकते थे, मानवर काशीराम जी को प्रभावित कर नहीं सकते थे। ये जो है महत्वाकांक्षी महिला थी, तो इन पर प्रयोग किया गया कि अगर इनको मुख्यमंत्री का लालच दिया तो ये गठबंधन टूट सकता है। तो दलितों, पिछड़ों का एका तोड़ने के लिए और ये एकता को तोड़ने के लिए, ताकि भविष्य में जो है ये और आगे न बढ़े, ये सारी साजिश रची गई क्या थी। काशीराम चाहते थे कि गठबंधन लंबा चले? बिल्कुल बिल्कुल, काशीराम जी चाहते थे गठबंधन लंबा चले। काशीराम चाहते कि यही मुलायम सिंह की सरकार भी चले। वो तो उनसे जो है ज़बरदस्ती कराया गया। एक खबर ये भी बड़ी चर्चा होती है कि काशीराम जी को कैद करके रखा गया आखिरी के दिनों में। तो बात सही हो, तो सब कहते हैं, वो तो सब कहते हैं। आज तक क्या सच है? अंतिम दिनों में जब नेताजी मिलने गए, तो वो जो है जब अंतिम दिनों में, तो नेताजी का हाथ पकड़ के बहुत तेजी से, बहुत कष्ट में थे वो काशीराम जी, बहुत कष्ट में थे। लेकिन ये है कहीं न कहीं उनके साथ ज्यादती हुई। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि ये मायावती ने कैद करके रखा था, क्या आप क्या मानते हैं इस पर? अब वो कुछ न कुछ सच्चाई होगी तभी लोग कहते हैं, अब वो तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हमने तो देखा नहीं है। लेकिन ये बातें जो है हर जवान पर थी कि जो है उनका पूरा जो है उत्तराधिकार लेने के लिए उनको जो है अलग कर रखा था, ताकि वो पार्टी पर पूरी तरह से एकाधिकार बना सकें। और आज जो तमाम बसपा के कैडर लोग हैं, आज जो वहाँ से निकल करके समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, अब उनसे पूछ सकते हैं उनको क्यों निकाला गया। कैडर तो हम भी हैं समाजवादी पार्टी के, हम तो उसी में पड़े हैं। लेकिन बसपा के कैडर कहाँ गए? बसपा के कैडर समाजवादी पार्टी ने तोड़ लिया? नहीं, तोड़ नहीं लिया, स्वेच्छा से वो आए हैं, कहाँ जाएंगे? जिस सामंती सोच के खिलाफ, जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, अब वो व्यवस्था तो वो भाजपा में तो जा नहीं सकते थे। तो विकल्प वो समाजवादी पार्टी लगा कि ये जो है दलितों, पिछड़ों की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, ये जो है पीडीए की आवाज़ उठाते हैं। इसलिए उस विचारधारा का होने की वजह से वो जो है उधर न जा कर के इधर आ गए। आपकी पार्टी के कैडर हैं, इन दिनों खूब चर्चा में हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी और लगभग 10 बार के विधायक, 3 बार के एमएलए, राज्यसभा सांसद आजम खान जी, वो इस समय चर्चा में हैं। और चर्चा में अभी तक ये भी था कि वो बसपा में जा सकते हैं। आपको उम्मीद है कि वो समाजवादी पार्टी छोड़ के कहीं और जा सकते हैं? देखिए, हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं और वो नेताजी के साथ लग करके पूरी पार्टी की स्थापना की। पहले से जो है बहुत माने पार्टी की स्थापना के पहले से भी नेताजी के साथ ही रहे हैं। और अभी माननीय अखिलेश यादव जी मिलने गए थे, जिस तरह का प्यार और जिस तरह के विश्वास उन्होंने दिलाया, मुझे तो नहीं लगता है कि वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे, कहीं जा नहीं सकते हैं। क्योंकि उन्होंने भी उस घर को बनाया है, जिस घर को मैंने भी जो है पीछे उनके पीछे, आजम खान साहब के पीछे रह करके थोड़ा सा योगदान दिया। उस घर को आजम खान ने बनाया है, तो काहे को बिगाड़ेंगे उस घर को भाई? ये तो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारी एकता बनी रहे। अब कयास इसलिए लगाया जा रहा है कि उनकी वायु श्रेणी की सुरक्षा भी वापस कर दी गई है राज्य सरकार ने। जिस राज्य सरकार ने उन पर जो है लगातार आजम खान साहब कहते हैं कि मुझ पर मुर्गी चोरी और बकरी चोरी, किताब चोरी नहीं डकैती लगाया गया, और उसी सरकार ने उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा वापस दे दी। तो आज आजम खान साहब का जो है सारे आरोप लगे, जेल में रखा, लेकिन कोर्ट ने उनको न्याय दिया, बरी हुए। कोर्ट ने तय कर दिया कि आजम खान निर्दोष हैं। भाजपा जो है ज़बरदस्ती लगाई थी, उनके साथ अन्याय हुआ है, ये कोर्ट से तय हो गया ना। समाजवादी पार्टी कहती थी तो लोग नहीं मानते थे, लेकिन जब कोर्ट ने कह दिया और कोर्ट ने जब उनको जेल से निकाला है, तो वो तो उनकी सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए।
और अगर शिक्षा नहीं मिलेगी, अगर कहीं कुछ होता तो उसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। इस समय समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, जो लगातार कई सालों से जेलों में बंद है, एक एक कर वापस आ रहे हैं, चाहे वो आजम खां हों, इरफान सोलंकी हों, जोगेंद्र यादव हों, रामेश्वर यादव हों, एटा वाले, कुछ नया होने जा रहा है? नहीं नहीं, अभी बहुत लोग हैं। अभी रमाकांत यादव जी फरुखाबाद के जेल में, आजमगढ़ के हैं, वो बंद हैं। कई लोग अभी बंद हैं। गायत्री प्रसाद प्रजापति प्रजापति जो है करीब 8-9 वर्षों से बंद है। तमाम लोग बंद हैं। तो ऐसी बात नया कुछ नहीं हो रहा है। और कोर्ट से उनको न्याय मिल रहा है। कितने दिन तक अन्याय करते रहेगी ये बीजेपी सरकार? कहीं न कहीं कोर्ट अगर उनको न्याय दे रही है, उनको जमानत दे रही है, तो मजबूरी है कि वो निकालेंगे, उनको निकालेंगे। तो जिसका जो स्टेटस है उस स्टेटस के अनुसार उनको सुरक्षा देंगे कि नहीं देंगे? तो वो दे रहे हैं। तो ये कोई संयोग या ऐसा कुछ नहीं मानते हैं कि जो सुरक्षा वापस देना, इसके पीछे कुछ? नहीं नहीं, मेरे समझ से जो आजम खां जी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, विश्वास और समाजवादी पार्टी में रह करके एक बार फिर सरकार बनाएंगे, श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी अखिलेश यादव जी के जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, उन्होंने तमाम, उनके पास विजन है, पढ़े लिखे नेता हैं, और नो डाउट उन्होंने बहुत सारे काम किए उत्तर प्रदेश में, जो आज की मिसाल है। 2017 में एक नारा चला, अखिलेश यादव ने लगाया कि काम बोलता है, काम के नाम पे वोट मांगा, और जब रिजल्ट आए तो 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी सबसे कम सीटें रह गई। क्या कारण मानते हैं? और उसी टाइम परिवार का झगड़ा, देखिए, उस परिवार को वो मानते हैं, या फिर आप लोग सही अपने कामों का प्रचार नहीं करते? काम तो आज भी बोल रहा है। उनका जो भी काम है, चाहे इकाना स्टेडियम हो, चाहे जो पुलिस हेडक्वार्टर हो, चाहे आपके मेट्रो हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे काम तो आज भी बोल रहे हैं। जनता तो सिर्फ चल रही है, बीजेपी के किसी काम पर थोड़ी चल रही है। काम तो जनता आज भी श्री अखिलेश यादव जी का भी याद कर रही है। ये तो बीजेपी विकास के मुद्दे से जनता का ध्यान हटाया। अगर विकास के मुद्दे पर चुनाव हो गया होता तो 2017 में फिर श्री अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते, लेकिन इन्होंने हिंदू मुस्लिम में फंसाया, इन्होंने अगड़े पिछड़े में फंसाया। तो जनता का ध्यान जो है इन्होंने शमशान कब्रिस्तान में फंसाया, ईद और होली में जो है डाइवर्ट किया। तो हिंदू मुस्लिम करके इन्होंने वोट लेकर सरकार तो बना ली, लेकिन आज भी श्री अखिलेश यादव जी का मुकाबला नहीं कर पाए। और ये कारण ये नहीं मानते कि जो समाजवादी कुनबा आपस में ही लड़ रहा था, टूट हुई परिवार में, वही तो बीजेपी की साजिश थी, वो भी साजिश थी बीजेपी की। अच्छा, उस समय आप राम आश्रय विश्वकर्मा जी, उस समय आप किसके साथ थे? मुलायम सिंह यादव जी के साथ या अखिलेश यादव जी के साथ, जब समाजवादी धड़ा जो है आपस में बंट रहा था? मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी कभी अलग नहीं रहे, दोनों एक रहे। हाँ, ये साजिश थी, जो वो स्क्रिप्ट थी क्या, जो दोनों एक रहे, दोनों एक रहे। और इसलिए जो है हमने हमेशा कहा कि मैं तो नेताजी का आदमी हूँ। जब तक नेताजी हैं नेताजी के साथ, और जब अखिलेश जी हैं उसके बाद मैं अखिलेश यादव जी का। नेताजी ने मना भी तो किया था कि अखिलेश यादव के कार्यक्रम में नहीं जाना, और जो जाएगा वो पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। मैं तो गया था अखिलेश जी के कार्यक्रम में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमने वो उनको जो है वो प्रस्ताव का समर्थन किया था। प्रस्ताव का समर्थन मैंने नेताजी किया के था। कहने पर गए थे? नहीं, हम लोग गए थे। हम जानते थे कि नेताजी के वारिस जो है श्री अखिलेश यादव जी हैं। आज नहीं तो कल जो है सारी विरासत जो है अखिलेश यादव की मिलनी है, तो हम लोग उनकी विरासत को अभी संभालने में लग गए थे उसी समय से। उस समय नेताजी ने तो मना कर दिया था क्या कि कोई जाएगा नहीं। नेताजी को कोई नहीं समझ पाता है। स्क्रिप्ट थी, क्या मानते हैं आप? अब समझ लीजिए, नेताजी को समझना विरासत को ट्रांसफर करने की नेताजी को समझना इतना आसान नहीं था। देश के बड़े बड़े राजनीतिक नहीं समझ पाए नेताजी को। आप समझ लीजिए जो है। तो ये पूरी स्क्रिप्ट थी, कैसे जो है पूरी विरासत को। अब वो सब हम नहीं कहेंगे, लेकिन यह है कि भाई शुरू से ही तय था श्री अखिलेश यादव ही विरासत संभालेंगे। और श्री अखिलेश यादव 2012 में ही मुख्यमंत्री बना दिया नेताजी ने। 2012 में अगर मुख्यमंत्री बना दिया तो विरासत तो दे दी, तो सरकार तो दे दे, पार्टी भी चली आई, तो रिलेट आई, लेकिन पार्टी भी आई। नेताजी ने अपने जीवित रहते ही सारी विरासत जो है श्री अखिलेश यादव जी को दे दिया था। पार्टी, संगठन, सरकार और सब कुछ दे दिया था। शिवपाल चाचा जी के बारे में क्या, कैसे नेता हैं? क्योंकि अब वो हमारे भी चाचा हैं। अब आपके भी चाचा हैं, और का सबके चाचा हैं वो जो है।
जब चाचा अखिलेश जब नेताजी सरकार चलाते थे और कहा जाता है कि शिवपाल जी जितने दबंग टाइप के लोग होते थे उनको वही चलाते थे, वही वहाँ के नतमस्तक होते थे और जो कुछ होता था तो ये देखिए, तमाम शिवपाल यादव जी जो है बहुत अच्छे और सज्जन आदमी थे और इतने रहमदिल थे कि जो भी कोई चला जाता था उनका काम करते थे। नेताजी के ही पलटन पर थे, वो भी जो है सब काम करते थे। उनको भी दुष्प्रचार करके उनको भी बदनाम किया गया, बदनाम किया गया उनको भी, ऐसी बात नहीं है, उनमें कोई कमी थी, उनको बदनाम किया गया। आपको लगता है कि नेताजी के बाद शिवपाल जी अब को जो है, जैसे कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी में वो शिवपाल जी कार्यकर्ताओं पर जो कोई अगर जुल्म हो रहा है, अत्याचार होता है, तो उसे सहते नहीं। तमाम बार देखा गया है कि वो लेके गाड़ी खुदे निकल पड़ते हैं, कभी उनकी वीडियो वायरल हो जाती है डीएम से बात करने की, कभी एसडीएम से। वो तो नेताजी भी करते थे, ऐसी बात नहीं है, नेताजी भी करते थे, लेकिन उसमें नेताजी का वीडियो नहीं वायरल होता था, ऐसी बात नहीं है। नेताजी के पलटन पर ही शिवपाल जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, सब लोग जो कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ने का काम करते थे, वो सब पुरानी बातें हैं। अब हमारे समझ से अब उसको जो है बात करना का कोई वो जो है प्रासंगिक नहीं है। लेकिन ये है कि नेताजी आज भी जिंदा हैं, समाजवादी पार्टी के सभी जो है कार्यकर्ताओं में नेताजी आज भी जिंदा हैं। श्री अखिलेश यादव जी के रूप में, एक राष्ट्रीय नेता के रूप में नेताजी आज भी जिंदा हैं। उन तमाम अपने समर्थकों में जो नेताजी के पार्टी के नहीं हैं, उनके जो है कभी न कभी जो है नेताजी ने सभी के साथ खड़े हुए हैं। वरना हिंदुस्तान का इतना बड़ा नेता के निधन पर इतनी जनता कभी नहीं इकट्ठी थी। देश के सभी दलों के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री जितना नेताजी को श्रद्धांजलि देने आए, तो ऐसे ही थोड़ी आए, कहीं न कहीं नेताजी से उनका लगाव था, कहीं नेताजी सबके साथ कहीं न कहीं उन्होंने उनकी मदद की थी, खड़े थे, इसलिए लगाव था, इसलिए सब लोग आए। तो नेताजी जो है आए, मुलायम सिंह यादव जैसा नेता अब कोई दूसरा बनना मुश्किल है। 27 में आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे रामाश्रय विश्वकर्मा जी? अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे प्रचार करो, प्रचार करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे चुनाव लड़ो, तो चुनाव लड़ेंगे। अब जो कुछ है सब कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है हमें। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका, और आपने इतना हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।